Students, today I'm going to teach you the chapter number 5, Ailing Planet, the Green Movement's Role, part 1. So, in this chapter, the writer Nani Palkiwala has explained the causes of deforestation and impact on earth, impact on environment that is created by the human being as well. Okay? Not as well, actually this is done by the human being. So इस चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे कि इस चैप्टर में एलिंग प्लैनेट, यहाँ पर हेडिंग मेंशन क्यों की गई है, क्योंकि ये जो अपना अर्थ है प्लैनेट वो एल हो चुका है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी कमी होती जा रही है। तो आज हमें ये कमी महसूस हो रही है, तो आप सोच के देखिए कि हमारी फ्यूचर जो जनरेशन होगी उसके लिए हम क्या छोड़ेंगे। और इसमें चैप्टर में एक मेन लाइन जो है वो भी यही दी गई है कि आज हमें जो ये अर्थ मिली है वो हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन से हमने उधार ली है, हमें हमारे फोरफादर्स से नहीं मिली है। अगर हम ये सोचकर उस चीज़ को सिक्योर करेंगे तो हो सकता है शायद ये डिफॉरेस्टेशन कम हो सके और हम इस एलिंग प्लैनेट को एक हील्ड प्लैनेट में चेंज कर सकें। Let's come to the next slide, and this slide has some expressions are given and the short description of the chapter. Our writer is given here. Here the expressions are given. First is a holistic and ecological. It refers to the view that calls for the preservation of the planet. The holistic and ecological view refers to understanding the importance of Earth's resources and environment for the future generation. जैसा कि मैंने आपको अभी फर्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि हमारे एनवायरनमेंट जो यहाँ आज क्रिएट हो रहा है, जो रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसको सेव कर सकते हैं, वही पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, वही व्यू दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट यू नो वेरी वेल, दैट यू ऑलरेडी लर्न इन योर साइंस सब्जेक्ट. It means a balanced development that meets the needs of the present while taking care of the needs of the future generation. Means कि future generation के लिए जो चीज़ हम बचा कर रखते हैं आज, that is called a sustainable development. Your next meaning is, next expression is languish. Languish means lot of species are neglected or go unnoticed. Means काफ़ी सारी species ऐसी हैं जिन्हें कि neglect किया गया है या फिर उन्हें अननोटिस छोड़ दिया गया है। जैसे कि कुछ ऐसी ब्रीड है एनिमल्स की जिनके बारे में आज हम जानते तक भी नहीं हैं और वो एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट इज इग्नोमिनियस डार्कनेस, मीन्स विच टाइप ऑफ डार्कनेस इज गिवन हियर. इट मीन्स डिसग्रेस्ड और डिसऑनर्ड एज नोबडी हैज़ नॉलेज अबाउट दैम और इज़ एनलाइटेंड अबाउट दैम. इट्स अबाउट द लैंग्वेज. उन स्पेसीज़ के बारे में, उन ब्रीड के बारे में यहाँ बात हो रही है कि ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास में लैंग्वेज के बारे में ना तो कोई नॉलेज है और ना ही उनको एनलाइट किया गया है, जागरूक किया गया है, ऐसे ही डिसग्रेस्ड और डिसऑनर्ड पर्सन के लिए यहाँ इग्नोनियस डार्कनेस दिया गया है. मीन्स की जो शेमफुल कंडीशन होती है, दैट इज़ मैंशनड हियर. इंटर एलिया मीन्स अमंग अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के बीच. नेक्स्ट इज डेसिमेटेड. डेसिमेटेड मीन्स टू रिड्यूस ड्रास्टिकली इन नंबर. मीन्स कि किसी भी चीज़ के नंबर में गिरावट आना, बहुत ही खतरनाक तरीके से गिरावट आना. नेक्स्ट इज कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन. इट मीन्स अ डिज़ास्ट्रस एंड हार्मफुल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ समथिंग. किसी भी चीज़ का डिज़ास्ट्रस और हार्मफुल रिडक्शन होना, कमी आना किसी चीज़ में. Next is transcending concern. It means a concern that surpasses generation, boundaries. It is not only about the present but also about future. Not only about people but also about the planet. मतलब कि एक ऐसा कंसर्न जो कि जनरेशन और बाउंड्रीज़ को भी मात दे दे. मतलब कि ये प्रेजेंट के बारे में नहीं है बल्कि ये फ्यूचर के बारे में भी नहीं है. अगर हम दोनों की बात करें तो नॉट ओनली अबाउट पीपल बट ऑल्सो अबाउट द प्लानट.
मीन्स कि ये सिर्फ प्रेजेंट के बारे में नहीं बल्कि फ्यूचर के बारे में भी है, और ये सिर्फ लोगों के बारे में नहीं, ये प्लैनेट के बारे में भी है। मतलब कि आपका जो बढ़ता हुआ कंसर्न है वो कंसर्न किसके लिए होना चाहिए, प्रेजेंट के लिए तो होना ही चाहिए बल्कि फ्यूचर के लिए भी होना चाहिए, लोगों के लिए होना चाहिए और प्लैनेट के लिए भी ये कंसर्न आपके मन में होना चाहिए। दैन यू कैन सेव योर अर्थ। ओके, so these are the meaning of the expressions given at the starting of the chapter. Next, brief description of the poet is given here. The following article was written by Nani Palkiwala. Means it's about the poet, it's about the writer and about the chapter as well. ये आर्टिकल जो है वो नानी पालकीवाला जो राइटर हैं उन्होंने लिखा था, एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994, और उन्होंने इस आर्टिकल को पब्लिश किया था इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 को। यू रिमेंबर दिस डेट? द इश्यूज दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रिलेवेंस। और इस आर्टिकल में उन्होंने जो इश्यूज रेज किए थे वो अर्थ की जो डिक्लाइनिंग हेल्थ है उसके बारे में ही उठाए थे। कंटिन्यू टू हैव रिलेवेंस, जो कि कंटिन्यूली रिलेवेंट हो रही है। जिस एनवायरनमेंट में आपको रहना चाहिए उस टाइप का एनवायरनमेंट अभी नहीं है जिसमें आप अच्छे से चैन की सांस ले सको। यू कैन बी हेल्दी एंड फिट पर्सन, बट ड्यू टू दिस डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ you can't be fit. Okay, come to the another slide, and here we'll start the chapter from starting. 1. Cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago. मीन कि कोई भी पर्सन अगर इस वर्ल्ड हिस्ट्री में किसी भी टाइप का मोमेंट जो है उसको रिकॉल नहीं कर सकता जिसने कि पूरी जो ह्यूमन रेस है उसकी इमेजिनेशन को इतनी जल्दी और इतनी मतलब कंप्लीटली उसको जकड़ के रखा हो जितना इस ग्रीन मूवमेंट ने जकड़ रखा है, जो लगभग 25 साल पहले शुरू हुआ था। मतलब कि यहाँ उस ग्रीन मूवमेंट की बात चल रही है जिसने कि 25 साल पहले जो शुरू हुआ था और उसने आज तक लोगों को ऐसे जकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि जो डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए कुछ न कुछ लोग करते हैं, लेकिन वो सिर्फ 50% से भी बहुत कम लोग करते हैं। In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. 1972 में वर्ल्ड की जो फर्स्ट नेशनवाइड ग्रीन पार्टी थी उसको फाइंड किया गया था न्यूजीलैंड में, और तब से ही ये जो आंदोलन है, ये जो मूवमेंट है, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. यहाँ हमने जो ध्यान अपना हटाया है वो किस तरीके से, मतलब कि हम एक होप करें कम्प्लीटली कि जो ये वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, उसके लिए एक होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू हमारे माइंड में होना चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया था अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। यहाँ पर जो है प्लैनेट की प्रिजर्वेशन को कॉल किया गया है। ओके, उसके बारे में बात की गई है कि हमारे बीच में ये इम्पॉर्टेंस को लेकर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं और एनवायरनमेंट है, हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे सेव करके रखना है। ओके, तो उस अंडरस्टैंडिंग को ही यहाँ पर होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू मेंशन किया गया है। इट्स अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रिवोल्यूशनरी एज दैट produced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun. और यहाँ भी ह्यूमन बीइंग का जो परसेप्शन है, मतलब उसकी नॉलेज में जो शिफ्ट आए हैं, चेंजेस आए हैं, किसकी तरह आए हैं? रिवोल्यूशनरी की तरह, मतलब टेररिस्ट की तरह जो चेंज आए हैं उनके थॉट्स में। जैसा कि कॉपरनिकस जो हैं उन्होंने शुरू किया था, जिसने कि जो ह्यूमन ब्रीड है, ह्यूमन बीइंग जो है, उसको 16वीं शताब्दी में यह बताया था कि जो अर्थ है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये चीज़ किसने बताई थी? कॉपरनिकस ने। तो कॉपरनिकस ने जब लोगों को ये चीज़ बताई तो
जो लोगों की नॉलेज थी इस बारे में तो थी नहीं कि जो अर्थ है या फिर जो बाकी प्लैनेट्स हैं ये सब क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो जब उन्हें ये पता चला तो उनका माइंड शिफ्ट हुआ, मतलब उनका जो थॉट था, थिंकिंग लेवल था, वो चेंज हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ रही है कि अर्थ जो है वो खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अर्थ को यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म माना गया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों माना गया है अर्थ को? क्योंकि अर्थ पे बहुत सारे लिविंग बींग्स रहते हैं, ओके, जैसे कि हम। एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स। और यहाँ पर अर्थ को एक एनॉर्मस बीइंग कहा गया है, एक बहुत ही बड़ा मानव कहा गया है जिसके हम सब हिस्से हैं, क्योंकि हम सब इस अर्थ पर ही रहते हैं, इसीलिए हम सब किसके हिस्से हैं? इस अर्थ के। दैट इज कॉल्ड एन एनॉर्मस बीइंग हियर। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। जैसे कि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूरतें होती हैं, ऐसे ही ये जो अर्थ है इसकी भी कुछ मेटाबॉलिक नीड्स हैं, मतलब कुछ पर्सनल नीड्स हैं इसकी भी। एंड वाइटल प्रोसेसेस, उसकी कुछ वाइटल प्रोसेस हैं विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड, जिसकी रिस्पेक्ट करने की हमें ज़रूरत है। एंड प्रिजर्व्ड, और जिसे बचाए रखने की ज़रूरत है, मतलब जो उसकी ज़रूरतें हैं और उसकी जो प्रोसेस है अर्थ की, हमें उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उसे प्रिजर्व भी करना चाहिए, तभी वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के काम आ सकता है। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। और अर्थ के कुछ वाइटल साइंस जो हैं वो ये रिवील करते हैं कि ये एक पेशेंट की तरह है जिसकी हेल्थ जो है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती जा रही है, जिसकी हालत जो है वो ख़राब होती जा रही है। मतलब उसको एक मरीज़ बता दिया गया है अर्थ को, जिसका स्वास्थ्य, की हेल्थ जो है वो ख़राब होती जा रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशंस। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए राइटर जो है वो हमसे ये अपील करते हैं कि हमें हमारी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं उनको मतलब महसूस करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, और हमें महसूस करना शुरू भी कर दिया है। ये जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं हमें उन्हें ध्यान में रखते हुए हमें अपनी अर्थ का एक स्टीवर्ड बनना चाहिए। स्टीवर्ड मतलब होता है प्रबंधक, जिस मैनेजर आप बोलते हो, कि हमें हर चीज़ मैनेज करनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज़ भी बनना चाहिए, मतलब जिम्मेदार न्यासी जो है वो बनने चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, अपनी इस धरोहर को, अपनी आगे फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है उसके लिए हम विरासत के रूप में छोड़कर जा सकें। एज अ लीगेसी हम उनको छोड़ सकें, उनके लिए हम उस चीज़ को प्रिजर्व कर सकें, सेव कर सकें। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स कंटिन्यू द next part of the chapter. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. और जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि हमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बचा के रखना है, ये जो कॉन्सेप्ट था वो 1987 में पॉपुलराइज्ड किया गया था। और किसने किया था? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने। यू कैन अंडरलाइन दिस लाइन in your book. In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. इस रिपोर्ट में ये आइडिया डिफाइन किया गया था कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, की जो डेवलपमेंट है वो प्रेजेंट की ज़रूरत तो है और उस ज़रूरत को पूरा करना चाहिए, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स, कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को कॉम्प्रोमाइज़ करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। मतलब कि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचा कर रखना चाहिए। जैसे कि विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन्स वुड नीड। इसका मतलब ये है कि स्ट्रिपिंग मतलब होता है लूट करना या फिर स्टील करना, चोरी करना। मतलब कि आज हमें जो ज़रूरत है, हमें लिमिटेड
हमें अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। हमारे जो नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज हैं उनको हमें बिना लूटे फ्यूचर जनरेशन्स को जो ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमें इन रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। इन द जू एट लुसाका ज़ाम्बिया देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड्स। लुसाका ज़ाम्बिया में एक ज़ू है जिसमें कि एक पिंजरा है और उस पिंजरे के ऊपर एक नोटिस लिखा है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। एंड व्हाट इज़ रिटन देयर? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। Inside the cage there is no animal but a mirror where you see yourself. पिंजरे के अंदर कोई एनिमल नहीं है बल्कि एक मिरर रखा है जहां आप खुद को देख सकते हो। और आप इस लाइन का मीनिंग भी खुद एनालाइज कर सकते हो कि वो डेंजरस एनिमल वही पर्सन है जो उस मिरर में खुद को देख रहा है। मीन्स द ह्यूमन बीइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफॉरेस्टेशन टू स्पॉइल the natural resources. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries. Different countries में काफ़ी सारी agencies हैं जिन्होंने बहुत सारे efforts किया और उनके लिए यहाँ thanks कहा गया है। A new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. हाँ, जो है उन agencies को thank you क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड के सबसे डेंजरस एनिमल को शो किया गया, उनके बारे में जो नया थॉट है वो यहाँ प्रेजेंट किया गया है। दैट इज़ अबाउट द ह्यूमन बीइंग, नॉट अबाउट एन एनिमल। ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। उसने बहुत ही विजडम के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है कि ऐसा सिस्टम जो कि डोमिनेशन पर बेस्ड है, हमें उस सिस्टम से शिफ्ट होकर कहाँ जाना चाहिए? टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप का जो मतलब आप बोल सकते हो कि पार्टनरशिप का जो सिस्टम है, पार्टनरशिप पर बेस्ड जो सिस्टम है, हमें उस तरफ जाना चाहिए। मतलब कि अगर हम डोमिनेशन क्रिएट करेंगे, हम अपने एरिया को एम्पायर बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम इस अर्थ को नहीं बचा सकते। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप के साथ में अगर इसको बचाने की कोशिश करेंगे, दैन डेफिनेटली वी कैन सेव इट। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. Scientists जो है उन्होंने करीबन 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज जो है उन्हें कैटलॉग किया है, काउंट किया है, जो कि इस अर्थ को शेयर करते हैं मैनकाइंड के साथ। मतलब कि ऐसी लिविंग स्पेसीज हैं जो कि हमारे साथ में इस अर्थ को शेयर करती हैं। साइंटिस्ट ने ये चीज़ कैटलॉग की है, उन्होंने काउंट किया है करीबन 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज को। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग लिविंग स्पेसीज। बायोलॉजिस्ट reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. बायोलॉजिस्ट जो है वो ये काउंट करते हैं कि करीबन 3 से 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज़ हैं जिन्हें अभी गुमनाम होकर रहना पड़ रहा है। मतलब कि जो अननेम, जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि ये इस टाइप का कोई एनिमल भी है, और वो इग्नोमिनियस डार्कनेस में अपनी लाइफ को जी रहे हैं। इग्नोमिनियस डार्कनेस जो है, मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था कि आप बोल सकते हो उसको शेमफुली, मतलब कि अपमानपूर्ण, अननोन, जो उनकी डिस्क्रिप्शन के साथ, मतलब कि उनके बारे में कोई भी नहीं जानता कि ये कौन है, क्या नाम है इनका। काफ़ी सारी ऐसी लिविंग स्पेसीज़ का पता किया गया था। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डील्ड इंटर एलिया with the question of ecology and environment was the Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. और जो अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस थे उनमें से एक कमीशन जो है जिनका संबंध, जिनका कनेक्शन बाकी और चीज़ों के साथ साथ इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से भी था, उनमें से एक था ब्रांड कमीशन, और जिनके एक मेंबर थे फेमस इंडियन मिस्टर L.K. झा। मतलब ये ब्रांड कमीशन जो है उनके सदस्य थे मिस्टर L.K. झा, और ये जो है जो पास्ट में अर्ली टाइम जो इंटरनेशनल कमीशंस हुआ करते थे उनमें से एक कमीशन था जिसमें कि ये एक ब्रांड कमीशन भी कनेक्टेड था।
Come to the next slide. The first Brandt report raised the question, और जो पहली ब्रांट रिपोर्ट थी उसमें ये क्वेश्चन रेज किया गया था कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पोवरिज्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज किया गया था कि क्या हम हमारे सक्सेसर्स के लिए मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए एक ऐसा प्लैनेट छोड़ दे जिसको स्कॉच प्लैनेट मतलब बर्न्ट प्लैनेट जिसमें कुछ भी नहीं है, बर्न्ट प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, ऐसा बर्न्ट प्लैनेट जिसमें कि डेजर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, मीन्स डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इम्पोवरिज्ड लैंडस्केप जिसमें कि पुअर लैंडस्केप्स हैं, एंड एलिंग एनवायरनमेंट और जिसका एनवायरनमेंट एल हो चुका है, ख़राब हो चुका है। क्या हम हमारे सक्सेसर्स के लिए ऐसे प्लैनेट को छोड़ें? मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन जो थे उन्होंने अपनी थॉटफुल बुक उनकी थी द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, और उसमें उन्होंने ये पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4, और उसमें उन्होंने अपनी उस बुक में ये अर्थ के प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम जो थे वो कितने थे? 4 थे। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो होते हैं, प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम 4 होते हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। यू हैव टू अंडरलाइन दिस वन लाइन। फिशरीज होती हैं एक तो, फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं और क्रॉपलैंड्स होते हैं। ये 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं अर्थ के, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है उसकी फाउंडेशन यही बनाते हैं। ये चारों मिलकर जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्रिएट होता है, इनके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। In addition to supplying our food, these 4 systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics। और यही बायोलॉजिकल सिस्टम्स हमें खाना देने के अलावा जो भी रॉ मटेरियल होता है, जो भी अपने बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है, कंपनीज़ को ये प्रोवाइड कराते हैं। सिर्फ जो मिनरल्स होते हैं या पेट्रोलियम होता है उससे जो भी बनी हुई चीज़ें होती हैं, सिंथेटिक चीज़ें, उनको छोड़कर बाकी सारा रॉ मटेरियल ये प्रोवाइड कराते हैं, ये चारों बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं ये। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। और वर्ल्ड के लार्ज एरियाज़ में ह्यूमन जो है वो ये क्लेम करते हैं कि ये सिस्टम्स जो हैं वो अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंच रहे हैं, मतलब कि इनकी कमी होती जा रही है। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, एक ऐसे पॉइंट पर ये पहुंच चुके हैं, एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्पेयर्ड हो चुकी है, कि उनकी हालत जो है वो ख़राब होती जा रही है, कि वो जो है सिर्फ अनसस्टेन होते जा रहे हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन होती जा रही है, राइज नहीं हो रही है। व्हेन दिस हैपन्स फिशरीज कोलैप्स, अगर ऐसा होता है तो फिशरीज जो है वो कोलैप्स हो जाएगी, उसका पतन हो जाएगा। फॉरेस्ट डिसअपियर, जो जंगल है वो गायब हो जाएंगे। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, और जो ग्रासलैंड्स हैं वो बंजर ज़मीन में बदल जाएंगे। एंड क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट, और जो क्रॉपलैंड्स हैं वो भी स्पॉइल हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इन प्रोडक्टिविटी को अगर स्टॉप ना किया जाए तो ये सारी चीज़ें लेवल में रहेंगी, अदरवाइज सारी चीज़ें गिरती चली जाएंगी। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, और आज का टाइम जो है आप बहुत अच्छे से जानते हो कि प्रोटीन कॉन्शियस और प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड हो चुका है। सबको प्रोटीन चाहिए अपने हेल्थ को फिट रखने के लिए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे, और उसी के लिए हर दिन ओवर फिशिंग कॉमन हो चुकी है। इन पुअर कंट्रीज़ लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, और जो पुअर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर जो लोकल फॉरेस्ट होते हैं उनका यूज़ कैसे किया जा रहा है, उनको कैसे डेसिमेट किया गया है। डेसिमेट करना मतलब डिस्ट्रॉय करना, उन्हें कैसे डिस्ट्रॉय किया गया है कि वो कुकिंग के लिए उन्हें फायरवुड की ज़रूरत पड़ती है, और उस फायरवुड को पाने के लिए वो लोकल फॉरेस्ट में जाते हैं और लकड़ियाँ काट कर कुकिंग करते हैं। तो वो लकड़ियाँ काटेंगे तो पेड़ कटेंगे, पेड़ कटेंगे तो डिफॉरेस्टेशन होगा। इन सम प्लेसेस फायरवुड has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it। और आज के टाइम में फायरवुड जो है वो इतना महंगा हो गया है कि
ये लाइन जो है राइटर ने मेंशन की है कि जो पॉट के अंदर जाता है उसकी कीमत उस पॉट के अंदर की चीज़ से भी ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जो इनकम सोर्सेज हैं उनकी वजह से जो इनकम होती है उससे ज़्यादा लोगों के खर्चे हो गए हैं। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़, in the words of Dr. Mayers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. डॉक्टर मेयर जो है उन्होंने अपने वर्ड्स में कहा है कि पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन की जो जैविक विकास है उसके जो शक्ति ग्रह है, मतलब जो पावर हाउस है वो डॉक्टर मेयर द्वारा एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर कि जो पॉट के अंदर जाता है उसके अंदर की चीज़ भी उससे ज़्यादा महंगी हो जाती है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर जो जैविक विकास है उसके शक्ति ग्रह हैं। मीन्स कि जो काफ़ी सारी स्पेसीज़ जो है वो इस जंगल के जो विनाश है उसके परिणाम स्वरूप जो एक्सटिंक्शन है उसको फेस कर रही है। मतलब कि काफ़ी सारी स्पेसीज़ ऐसी हैं जो फॉरेस्ट में डिप्लीशन हो रहा है, जो कुछ भी स्पॉइल हो रहा है वहाँ, उसकी वजह से एक्सटिंक्शन का सामना कर रही है। क्योंकि जैसे कि ओवर फिशिंग की जा रही है, तो ओवर फिशिंग की वजह से जो फिशेज़ हैं वो उनकी जो भी ब्रीड होगी वो कम होती जाएगी। ओके, जैसे सामन फ़िश है उसका बहुत ज़्यादा, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़िशिंग की जाती है क्योंकि वो प्रोटीन से भरी होती हैं। इसी वजह से जो है एक्सटिंक्शन चल रहा है। And that is absolutely correct. Overdoing can harm a lot of anything. Students, I hope you have understood the chapter well. This is very important chapter because it's depend on deforestation that we are facing a lot in this time. क्योंकि आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में हम लोग भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से स्टार्ट होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फॉरेस्ट जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। क्योंकि लोगों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बड़े बड़े घर चाहिए, बड़ी कंपनीज़ चाहिए, बंगले चाहिए, तो उन सब चीज़ों के लिए फॉरेस्ट को डिप्लीट किया जा रहा है और वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है। इसी वजह से आज ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, और उसको फेस करते हुए हमारे माइंड में ये थॉट तो है ही कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो उनकी कमी होती जा रही है, क्योंकि एक चीज़ का इम्पैक्ट दूसरी चीज़ पर पड़ता है। जैसा कि आपने साइंस में फूड चेन को पढ़ा है, उस फूड चेन में क्या होता है कि ग्रास कौन खाता है और ग्रास खाने वाले को कौन खाता है, और जो ग्रास खाने वाले को खा रहा है उसे कौन खाता है। तो ये एक फूड चेन जो है वो चलता जा रहा है। इसी टाइप से जो है सारी चीज़ें जो हैं अपनी अर्थ पे वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन अदर्स। ओके, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम then you can ask me through your comment. Thank you.